Good morning everyone. We are going to discuss about cut set, fundamental circuit and spanning tree. So let us see what is cut set. Cut set क्या है? कट सेट जो है, अगर मेरे पास एक कनेक्टेड ग्राफ है और इसमें मैं कुछ एजेस को क्या कर दूं, रिमूव कर दूं, तो ये ग्राफ जो है वो क्या हो जाएगा, डिसकनेक्टेड हो जाएगा। तो कट सेट को अगर हम डिफाइन करें तो ये कैसा हम डिफाइन कर सकते हैं कि अ कट सेट इज ए कलेक्शन ऑफ एजेस whose removal from connected graph leaves G as disconnected। कट सेट जो है वो क्या है, एजेस का कलेक्शन है जिनके रिमूवल से ग्राफ जो है वो कनेक्टेड से क्या हो जाता है, डिसकनेक्टेड हो जाता है। तो एक एग्जांपल देखते हैं और इस एग्जांपल से कट सेट को समझने की कोशिश करते हैं। ये सपोज एक ग्राफ है V1, V2, V3, V4 और ये है V5, ये है V6, ये A, ये B, ये C, ये D, ये E, F, G, H और ये I। तो हमारे पास V1, V2, V3, V4, V5 ये वर्टेक्स है और एजेस में A, B, C, D, E, F, G, H, I ये एजेस हैं। तो कट सेट यहाँ फाइंड करते हैं हम, कैसा फाइंड कर सकते हैं, एजेस को हम रिमूव करते हैं। सपोज इस एज को रिमूव कर दिया जाए तो कट जो सेट है, जो कनेक्टेड ग्राफ है वो क्या हो जाता है, डिसकनेक्टेड हो जाता है। तो यहाँ सिर्फ एक एज आई जो है वो क्या है, कट सेट है। अगर मैं इसको एज ए को, बी को और जी को रिमूव करूं तो भी क्या मिलता है, ए बी जी, तो भी मुझे क्या मिलता है, कट सेट मिलता है, क्योंकि इससे क्या होता है, ग्राफ जो है वो डिसकनेक्टेड हो जाता है। अब मैं अगर ई को, जी को और एफ को रिमूव करूं तो जी ई एफ ये भी क्या है, कट सेट है। अब देखते हैं ए को रिमूव करने से, सी को रिमूव करने से, डी को रिमूव करने से और एच को रिमूव करने से, ए सी एच डी इनको रिमूव करने से भी क्या होता है, ग्राफ जो है डिसकनेक्टेड हो जाता है। अब सिर्फ इन ए को, सी को और एच को मैं अगर रिमूव करूं तो भी क्या है, ग्राफ ए सी और एच तो भी ग्राफ क्या है, डिसकनेक्टेड हो जाता है। लेकिन ये जो सेट का कलेक्शन है, एजेस का कलेक्शन है, ये कट सेट नहीं है, क्योंकि इसका एक प्रॉपर सबसेट ए सी एच ये कट सेट है, इसलिए ये कट सेट नहीं होगा। तो किसी सेट का अगर प्रॉपर सबसेट कट सेट है तो वो सेट जो है कट सेट नहीं होगा। अब कट सेट की कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। तो कट सेट अगर किसी ट्री में देखते हैं, ये है एक ट्री, इसमें हर एज जो है वो क्या होता है, कट सेट होता है, क्योंकि अगर मैं इस एज को रिमूव कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, ट्री जो है डिसकनेक्टेड मिलेगा। तो एवरी एज इन ट्री इज कट सेट। अब कट सेट की कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। एवरी कट सेट क्या करता है, कंटेन करता है। इन कनेक्टेड ग्राफ एवरी कट सेट कंटेन एट लीस्ट वन ब्रांच फ्रॉम एवरी स्पैनिंग ट्री ग्राफ। तो ये पहली प्रॉपर्टी है। ये क्या कहता है कि एवरी कट सेट इन कनेक्टेड ग्राफ कंटेन एट लीस्ट वन ब्रांच फ्रॉम एवरी स्पैनिंग ट्री ऑफ जी। तो स्पैनिंग ट्री के कम से कम एक ब्रांच को हर कट सेट क्या करता है, कंटेन करता है। अब अगर मिनिमल सेट है, ये है मिनिमल एज सेट है अगर ये मेरे पास, और ये भी इसी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है,
मतलब एटलीस्ट वन ब्रांच फ्रॉम एवरी स्पैनिंग ट्री ऑफ जी containing in minimal edges of set, then this will be cut set. ये क्या होगा? कट सेट होगा. एंड थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो ये कहता है कि एवरी कट सेट, एवरी सर्किट हैज इवन नंबर ऑफ एजेस कॉमन विथ एवरी कट सेट. तो ये कट सेट की प्रॉपर्टी थी. अब इसके बाद देखते हैं कट सेट का क्या यूजेस है. तो uses of cut set to identify weak spot in communication network. Suppose मेरे पास V1, V2, V3, V4 और V5 ये सिटीज हैं और इनके बीच जो है टेलीफोन लाइन जो है वो एजेस से मैंने डिनोट किया हुआ है A, B, C, D, E, F, G, H और I. ये टेलीफोन लाइंस हैं और ये सिटीज हैं जिसको मैंने किससे डिनोट किया है? वर्टेक्स से. और जो टेलीफोन लाइन है उनको एजेस से डिनोट किया हुआ है. तो यहाँ पे हमको वीक स्पॉट ढूंढना है जहाँ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, जहाँ नेटवर्किंग प्रॉब्लम है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे? जितने कट सेट हैं उनकी लिस्टिंग करेंगे. तो यहाँ हमने क्या देखा? A, B, G ये भी एक कट सेट है. इसी तरीके से A, C, H ये भी कट सेट है और बहुत सारे कट सेट हैं. तो हम देखते हैं ये I जो है अगर इसको रिमूव कर दिया जाए तो ये सिर्फ सिंगल एज है जिसको रिमूव कर देने से नेटवर्किंग प्रॉब्लम जो है वो शुरू हो जाएगी क्योंकि V5 जो है वो सारे से क्या हो जाएगा? डिस्कनेक्टेड हो जाएगा. तो इस V5 से ही हम किसी भी सिटी से क्या कर सकते हैं? एडिशनल नेटवर्किंग कर सकते हैं जिससे ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी. सो देखते हैं स्पैनिंग ट्री क्या है. स्पैनिंग ट्री को समझने से पहले हम समझते हैं ट्री क्या है. तो ट्री जो है ये ट्री जो है अ कनेक्टेड ग्राफ हैविंग नो सर्किट इज कॉल्ड ट्री. एक कनेक्टेड ग्राफ जो है जिसमें कोई भी सर्किट ना हो उसको हम क्या कहते हैं? ट्री कहते हैं. सपोज ये एक कनेक्टेड ग्राफ है और इसमें कोई भी सर्किट नहीं है तो इसको हम क्या कहते हैं? ट्री कहते हैं. अब स्पैनिंग ट्री की डेफिनेशन देखते हैं. स्पैनिंग ट्री है क्या? स्पैनिंग ट्री जो है वो एक ट्री ही है. ये स्पैनिंग ट्री जो है ये क्या है? एक ट्री है जो क्या करता है? सपोज G जो है एक कनेक्टेड ग्राफ है. ये क्या है? आपका कनेक्टेड ग्राफ है. तो ये इसका सब ग्राफ T जो है ये एक सब ग्राफ है जिसमें ये सब ग्राफ है और ये नंबर ऑफ वर्टाइसेस जो है सेम रखता है. T जो है ये नंबर ऑफ वर्टाइसेस सेम एस G. जो G में नंबर ऑफ वर्टाइसेस है वही नंबर ऑफ वर्टाइसेस जो है कहाँ होने चाहिए? ट्री में होने चाहिए. तो हम स्पैनिंग ट्री को डिफाइन कर सकते हैं. ए ट्री विच इज सब ग्राफ ऑफ G इज कॉल्ड स्पैनिंग ट्री इफ इट हैज सेम नंबर ऑफ वर्टाइसेस एज डज G. G में जितने वर्टाइसेस हैं सेम उतने वर्टाइसेस जो हैं अगर ट्री में हो तो इसको हम क्या कहते हैं? स्पैनिंग ट्री कहते हैं. अब स्पैनिंग ट्री को और क्या क्या कहते हैं? स्पैनिंग ट्री को जो है इसको कहते हैं हम स्केलेटन ऑफ G कहते हैं एंड मैक्सिमल ट्री. It is called skeleton of G because all vertices of G are hanging together, and it is also called maximal tree because it is the largest tree among all tree.
सो स्पैनिंग ट्री को हम क्या कहते हैं? स्पैनिंग ट्री को स्केलेटन ऑफ जी भी कहते हैं और मैक्सिमल ट्री भी कहते हैं। अब देखते हैं स्पैनिंग ट्री की कुछ प्रॉपर्टीज। तो ये प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्पैनिंग ट्री। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इट इज डिफाइंड फॉर ओनली कनेक्टेड ग्राफ। ये केवल कनेक्टेड ग्राफ के लिए ही डिफाइंड है। इट इज नॉट डिफाइंड फॉर डिसकनेक्टेड ग्राफ। डिसकनेक्टेड ग्राफ के लिए क्या है? डिफाइंड नहीं है। लेकिन इसके जो कंपोनेंट्स हैं उसके लिए स्पैनिंग ट्री जो है वो क्या हो सकता है? एग्जिस्ट हो सकता है। अगर ग्राफ जे में अगर वर्टाइसेस जो हैं कितने हैं? n है, तो नंबर ऑफ एजेस इन स्पैनिंग ट्री n-1। अगर ग्राफ में n एजेस हैं तो स्पैनिंग ट्री में नंबर ऑफ एजेस कितने होंगे? n-1 होंगे। अब देखते हैं स्पैनिंग ट्री का एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज ये मेरे पास एक ग्राफ है, ये इसके बहुत सारे स्पैनिंग ट्री हो सकते हैं। सपोज ये एक स्पैनिंग ट्री है, ये एक स्पैनिंग ट्री है, ये इस तरीके से ये एक स्पैनिंग ट्री है, ये भी एक स्पैनिंग ट्री है, ये भी एक स्पैनिंग ट्री है। इस स्पैनिंग ट्री में सारे वर्टेक्स प्रेजेंट हैं, जितने वर्टेक्स V1, V2, V3, V4 4 वर्टेक्स यहाँ ग्राफ में प्रेजेंट हैं। तो सारे स्पैनिंग ट्री में सभी वर्टेक्स प्रेजेंट हैं और भी स्पैनिंग ट्री इसके बन सकते हैं। अब देखते हैं स्पैनिंग ट्री का ब्रांच और कॉर्ड क्या है। तो ये है आपका ब्रांच और ये जो है ये है आपका कॉर्ड। स्पैनिंग ट्री T। तो an edge E which is in T is called branch of spanning tree। तो स्पैनिंग ट्री में जो एज बिलोंग करता है उसको हम क्या कहते हैं? ब्रांच ऑफ स्पैनिंग ट्री। और जो एज जो है स्पैनिंग ट्री में बिलोंग नहीं करता, कहाँ करता है? ग्राफ में बिलोंग करता है, उसको हम क्या कहते हैं? कॉर्ड कहते हैं। तो नंबर ऑफ ब्रांचेस कितने होते हैं? n-1 होते हैं। और नंबर ऑफ कॉर्ड कितने होते हैं? e-n+1। सपोज इस स्पैनिंग ट्री में अगर हम देखें तो यहाँ टोटल कितने वर्टेक्स हैं? V1, V2, V3 और V4। टोटल n जो है ये वर्टेक्स जो है n इज इक्वल टू कितने हैं? 4 है। तो यहाँ एजेस जो है कितने हैं? देखो ये 1, ये 2 और ये 3। टोटल नंबर ऑफ एजेस जो है वो कितने हैं? 3। तो यहाँ से अगर मैं ये रखूँ टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स -1 दैट इज 3। तो हर स्पैनिंग ट्री में कितने एजेस हैं? 3 एजेस हैं। अब कॉर्ड देखते हैं तो कॉर्ड कितने हैं? तो नंबर ऑफ एजेस जो है वो कितने हैं? हमारे नंबर ऑफ एजेस जो है एक्चुअल ग्राफ में नंबर ऑफ एजेस जो है वो 5 है। तो E इज इक्वल टू यहाँ कितने हैं? 5 है। तो यहाँ हम रखें कॉर्ड में 5 - 4 + 1, 5 + 1 6 - 4 दैट इज 2। मतलब एक कॉर्ड ये और एक कॉर्ड ये। तो 2 कॉर्ड जो है जो इस स्पैनिंग ट्री में नहीं है बल्कि कहाँ है? ग्राफ में है। इसी तरीके से हम इस स्पैनिंग ट्री में भी देख सकते हैं, ये एक एज और ये 2 एज, यही 2 एज जो है इसको क्या करते हैं? कनेक्टेड बनाते हैं। तो ये क्या कहलाता है? कॉर्ड कहलाता है। इसके बाद हम देखते हैं फंडामेंटल सर्किट। अब देखते हैं फंडामेंटल सर्किट क्या है। फंडामेंटल सर्किट, अगर इस स्पैनिंग ट्री में हम एक एज ऐड कर दें, एक कॉर्ड ऐड कर दें, तो ये क्या बन जाएगा? एक सर्किट बन जाएगा। अगर इस स्पैनिंग ट्री में भी मैं अगर एक कॉर्ड ऐड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? सर्किट बन जाएगा। तो फंडामेंटल सर्किट की डेफिनेशन ये कहता है कि अ सर्किट फॉर्म्ड बाय एडिंग अ कॉर्ड टू स्पैनिंग ट्री इज कॉल्ड फंडामेंटल सर्किट।
तो फंडामेंटल सर्किट को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज ये एक ग्राफ है, ये V1, V2, V3, V4 और ये V5। यहाँ E1, E2, E3, E4, ये E5, ये E6, ये E7 और ये E8। अब हम देखते हैं इसमें ये इस तरीके से ये एक स्पैनिंग ट्री है। ये V3 है, V4, ये V1, ये V2, ये V5 और ये है आपका E7, ये E5 है, ये E2 है और ये E3 है। तो हम पहले समझते हैं कि स्पैनिंग ट्री में नंबर ऑफ ब्रांच हमने देखा है। ये स्पैनिंग ट्री में सपोज G जो है ये एक ग्राफ है, इसमें टोटल n वर्टेक्स है। ये है हमारा वर्टेक्स और एजेस जो है ये हमारे पास कितने हैं, E है। तो हमने क्या देखा है, हमने ये देखा है कि नंबर ऑफ ब्रांच कितने होते हैं, n-1। नंबर ऑफ कॉर्ड कितने होते हैं, E-n+1। तो टोटल फंडामेंटल सर्किट जो है ये कितने होंगे, E-n+1। क्योंकि एक कॉर्ड को ऐड करने से एक फंडामेंटल सर्किट मिलता है, तो E-n+1 कॉर्ड को ऐड करने से हमको कितने फंडामेंटल सर्किट मिलेंगे, E-n+1। अब इस स्पैनिंग ट्री में हम देखते हैं टोटल ब्रांच कितने हैं, कॉर्ड कितने हैं और फंडामेंटल सर्किट उनके कॉरस्पॉन्डिंग हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे इस सर्किट में ये जो है ब्रांच और ये है आपका कॉर्ड branch। तो n-1 edges, the edges which is in spanning tree is called branch। तो यहाँ पे E2, E3, E5 और E7 ये जो है E2, E3, E5 और E7 ये क्या है, आपके ब्रांच है। और कॉर्ड जो स्पैनिंग ट्री में नहीं है बल्कि कहाँ है, ग्राफ में है। तो हम देखते हैं E1, ये कॉर्ड E1, फिर E4, फिर ये है आपका E6 और ये क्या है आपका E8। ये जो है ये कॉर्ड है। तो E1 के रिस्पेक्ट में भी हमको एक फंडामेंटल सर्किट मिलेगा, E4 के रिस्पेक्ट में, E6 के रिस्पेक्ट में और E8 के रिस्पेक्ट में हमको क्या मिलेगा, फंडामेंटल सर्किट मिलेगा। अब हम देखते हैं E1 के रिस्पेक्ट में फंडामेंटल सर्किट। फंडामेंटल सर्किट विथ रिस्पेक्ट टू E1 के रिस्पेक्ट में हमको मिलेगा, E4 के रिस्पेक्ट में मिलेगा, E6 के रिस्पेक्ट में मिलेगा और E8 के रिस्पेक्ट में मिलेगा। अब E1 को अगर मैं यहाँ ज्वाइन कर दूं तो देखो इसको ज्वाइन करने से ये यहाँ पे इस तरीके से ज्वाइन करने से एक सर्किट बन जाता है जिसमें E1, E2, E5 और E7। तो ये एक क्या है आपका फंडामेंटल सर्किट। तो E1 के रिस्पेक्ट में आपको क्या मिला, E1, E2, E5 और E7। ये क्या हुआ, एक E1 के रिस्पेक्ट में एक फंडामेंटल सर्किट मिला। अब हम देखते हैं E4 के रिस्पेक्ट में फंडामेंटल सर्किट। अगर मैं यहाँ E4 एज को ज्वाइन कर दूं तो एक सर्किट फॉर्म हो जाएगा, यहाँ से ये इस तरीके से ये और ये। तो इसमें एजेस E4, E5, E7 और E3 है। तो E4 के रिस्पेक्ट में हमको फंडामेंटल सर्किट मिलता है E4, E5, E7 और E3। इसी तरीके से इस E6 के रिस्पेक्ट में अगर हम E6 को ऐड कर दें यहाँ E6 को, तो ये एक सर्किट हमको मिलता है। ये E6 को ऐड करने से E6, E2 और E5। तो E6 के रिस्पेक्ट में E6, E2 और E5। इसी तरीके से हम अगर E8 को अगर हम ज्वाइन करें तो हमको एक सर्किट मिलेगा इस तरीके से E8, E7, E3। तो इसमें हमको क्या मिलेगा, E8, E7 और E3। सो टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल सर्किट E1, E4, E6 और E8 के रिस्पेक्ट में हमको क्या मिला,
ये एजेस का कलेक्शन मिला, जिससे स्पैनिंग ट्री जो है वो क्या हो जाता है, सर्किट में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं कि फंडामेंटल सर्किट अगर किसी एक स्पैनिंग ट्री के लिए अगर फंडामेंटल सर्किट है तो जरूरी नहीं है कि वो दूसरे स्पैनिंग ट्री के लिए भी फंडामेंटल सर्किट हो। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो सपोज एक एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे ये इसी ग्राफ का ये क्या है, स्पैनिंग ट्री है। ये V1 V2, ये V4 और ये सपोज V3। ये है आपका V5, ये E1 है, ये E2 है आपका, ये E5 है और ये E7 है। अब यहाँ अगर मैं E8 को ज्वाइन कर दूं तो E8 से ये क्या हो सकता है, सर्किट बन जाता है। तो E8 जो है क्या है, फंडामेंटल सर्किट है और इसके रिस्पेक्ट में फंडामेंटल सर्किट अगर हम निकालें तो E2, E8 और क्या मिलेगा, E5 मिलेगा। अब E8 के रिस्पेक्ट में इस स्पैनिंग ट्री के लिए फंडामेंटल सर्किट E2, E5 और E8 है, लेकिन इस स्पैनिंग ट्री के लिए E8 के रिस्पेक्ट में फंडामेंटल सर्किट E8, E7 और E3 है। तो एक फंडामेंटल सर्किट जो है एक स्पैनिंग ट्री के लिए फंडामेंटल सर्किट हो सकता है, लेकिन दूसरे स्पैनिंग ट्री के लिए जरूरी नहीं है। अब हम देखते हैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री। इससे पहले हम देखते हैं वेटेड ग्राफ। वेटेड ग्राफ a graph G in which a non-negative real number assigned to each age is called weighted graph। यहाँ पे सपोज ये एक ग्राफ है, ये V1, V2, V3, V4 और इसके एज को एक वैल्यू दिया गया है। सपोज ये वाला एज 5 है, ये 4 है, ये 2 है, ये इसकी लेंथ है। तो ऐसे ग्राफ को हम क्या कहते हैं, वेटेड ग्राफ कहते हैं। अब इसके बहुत सारे स्पैनिंग ट्री हो सकते हैं। सपोज ये स्पैनिंग ट्री है, तो इस स्पैनिंग ट्री का अगर वेट हम कहें तो सम ऑफ ऑल वेट्स ऑफ दिस स्पैनिंग ट्री। तो अगर हम डिफाइन करें तो वेट ऑफ स्पैनिंग ट्री, वेट ऑफ स्पैनिंग ट्री इज इक्वल टू सम ऑफ all weights of all ages। अब देखते हैं मिनिमल स्पैनिंग ट्री क्या है। वेटेड ग्राफ में बहुत सारे स्पैनिंग ट्री पॉसिबल हैं और उन स्पैनिंग ट्री के अलग अलग वेट हो। तो जिस स्पैनिंग ट्री का सबसे कम वेट होगा उसको हम क्या कहेंगे, मिनिमल स्पैनिंग ट्री कहेंगे। तो अ स्पैनिंग ट्री इन विच a spanning tree with minimum weight is called minimal spanning tree। मिनिमल स्पैनिंग ट्री को हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री भी कहते हैं या कहते हैं शॉर्टेस्ट स्पैनिंग ट्री कहते हैं या क्या कहते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्पैनिंग ट्री। सपोज ये एक वेटेड ग्राफ है जिसमें सारे एजेस का वैल्यू जो है वो यूनिट है।
तो यहाँ ये V1, V2, V3, V4 है। तो इसके बहुत सारे स्पैनिंग ट्री जो है वो क्या है, पॉसिबल है। ये इस तरीके से बहुत सारे स्पैनिंग ट्री पॉसिबल है। यहाँ अगर हम देखें तो हर स्पैनिंग ट्री का वेट जो है वो किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है, क्योंकि हर स्पैनिंग ट्री में कितने एजेस हैं, टोटल n-1 एज है। तो यहाँ इसका सम जो है ये 1 2 3 4 4 वर्टेक्स हैं, 4 - 1 दैट इज 3 एजेस। और इनके वेट का अगर हम सम देखें, अगर इस स्पैनिंग ट्री का वेट अगर हम देखें तो इस स्पैनिंग ट्री का वेट भी 3 है, इसका भी वेट 3 है और इस स्पैनिंग ट्री का वेट भी 3 है। अब ऐसा पॉसिबल है कि उनके वेट्स जो है वो अलग अलग हों, तो उसमें मिनिमम स्पैनिंग ट्री हमको ढूंढना है। तो इसके लिए हमारे पास 2 एल्गोरिथम हैं। तो मिनिमल स्पैनिंग ट्री फाइंड करने के लिए हमारे पास 2 एल्गोरिथम हैं। एक है क्रुशकाल्स एल्गोरिथम और सेकंड है प्रिज्म एल्गोरिथम। इस एल्गोरिथम में हम क्या कहते हैं, इस एल्गोरिथम में सारे एजेस को नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। सपोज E1, E2, En एजेस हैं जो नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमको अरेंज करना है। उसके बाद जो मिनिमम वेट वाला एज है, जो लिस्ट एज है, उसको हम सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद सेकंड एज सेलेक्ट करते हैं, लेकिन ये चेक करते हैं कि वो प्रीवियसली एज से कोई सर्किट ना बनाए। इस प्रोसेस को हम रिपीट करते हैं और कब तक रिपीट करते हैं, जब तक हमको n-1 एज जो है न मिल जाए। इस प्रिज्म एल्गोरिथम में ना तो हम नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में एजेस को अरेंज करते हैं और ना ही कोई एज यहाँ चूज करते हैं। यहाँ सपोज n वर्टेक्स वाला एक कोई वेटेड ग्राफ है, तो इसमें हम क्या करते हैं, n क्रॉस n का एक मैट्रिक्स बनाते हैं और उस मैट्रिक्स में डायरेक्ट जो वर्टेक्स कनेक्टेड हैं उनकी वैल्यू को हम असाइन करते हैं और डायगोनल प्लेस को एम्प्टी रखते हैं, और जिनके बीच डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है उनके बीच हम इंफिनिटी पुट करते हैं। तो इस एल्गोरिथम में हम क्या करते हैं, फर्स्ट सपोज V1 वर्टेक्स से सपोज मैंने शुरू किया, तो V1 वर्टेक्स और फर्स्ट रो से हम जो मिनिमम वैल्यू वाला जो एज है उसको सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद सपोज V1 से शुरू किया और फर्स्ट रो को देखा, मान लो VI हमने चूज किया, तो VI वर्टेक्स जो जिस प्लेस पे है, जिस रो पे है उसको और फर्स्ट रो, इनके बीच फिर से हम क्या करते हैं, जो लिस्ट वैल्यू है उसको चूज करते हैं और इस प्रोसेस को भी हम n-1 एज जब तक नहीं मिलता तब तक इसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो देखते हैं क्रुशकाल एल्गोरिथम क्या है। सपोज ये वेटेड ग्राफ हमको गिवन है, इसके लिए हमको मिनिमल स्पैनिंग ट्री फाइंड करना है। इसके लिए हम क्रुशकाल एल्गोरिथम से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एजेस और उनके वेट्स को नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम अरेंज करेंगे। तो वेट्स है ये 1 2 4 5 6 7 8 9 11 12 13 और ये 14। एक बार इसको हम देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ 14 रह गया है, ये 14 और ये 15। अब इसके बीच 1 किसका वेट है, CE का, 2 किसका वेट है, 2 EH का वेट है, ये EH का है, ये इसका वेट है। कॉरस्पॉन्डिंग वेट को लिखते हैं, ये है हमारा EG। 5 किसका वेट है, GH का वेट है, ये 6 किसका वेट है, CG का वेट है। उसी तरीके से 7 किसका वेट है,
ये ई एफ का है। 8 किसका वेट है? डी जी का है। 9 किसका वेट है? 9 जो है जी एफ का है। 11 किसका वेट है? एफ एच का है। 12 किसका वेट है? बी ई का। और 13 किसका वेट है? ए डी का। 14 किसका वेट है? ए सी का है। और 15 किसका है? ए बी का है। अब इसमें सबसे पहले जो लिस्ट एज है उसको चूज करते हैं और उस सब ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। तो ये हुआ हमारा ये ई और ये सी। इसके बाद सेकेंड इसको चूज करते हैं ई एच, तो ई से एच, इसको हम इस तरीके से एच ये। फिर नेक्स्ट हमने ये 2 एजेस चूज कर लिया है। अब हमको ई जी इसको चूज करना है, तो ई से जी, ई से जी। अभी तक ये एजेस जो है अपने प्रीवियस एज से कोई सर्किट नहीं बना रहे हैं, तो हम इसको भी चूज करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं जी एच, तो अगर जी एच को अगर हम चूज करें तो ये क्या बन जाएगा? एक सर्किट बन जाएगा, इसलिए इसको हम चूज नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं सी जी, तो सी जी को भी अगर हम चूज करते हैं, अगर इसको ज्वाइन करते हैं तो ये भी क्या बन जाता है? सर्किट बन जाता है, इसलिए इसको भी हम चूज नहीं करते। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है? ई एफ, तो ई से जो एफ है ये इसको चूज करते हैं, ये ई एफ है ये। फिर उसके बाद नेक्स्ट चूज करते हैं डी जी, डी जी, तो ये जी से हमारा ये डी है, ये भी चूज कर लिया हमने। उसके बाद जी एफ, अगर जी एफ को चूज करें तो ये क्लोज्ड सर्किट बनाएगा, इसलिए इसको भी हम चूज नहीं करते। उसके बाद हम देखते हैं एफ एच, एफ एच को अगर चूज करें तो भी ये क्लोज्ड सर्किट बनाता है, तो इस एच को चूज नहीं करेंगे। उसके बाद देखते हैं बी ई, तो बी ई जो है इसको हम चूज करेंगे, ये इस तरीके से ये बी है। उसके बाद ये चूज कर लिया हमने। उसके बाद हमको ए डी चूज करना है, तो ये यहाँ पे सी रहेगा और ये ए डी चूज करना है, ए डी, तो ये हमारा ये ए है। ये भी क्या कर रहा है? किसी भी एजेस से सर्किट नहीं बना रहा है, इसको भी चूज किया हमने। उसके बाद हमको चूज करना है AC, तो अगर AC को अगर हम चूज करते हैं तो ये क्या करता है? सर्किट बना लेता है, ये AC इस तरीके से ये क्या कर लेता है? सर्किट बना लेगा। तो अब हमको क्या चूज करना है? AB, तो AB को अगर हम चूज करेंगे तो भी क्या कर लेगा? ये सर्किट बना लेगा, इसलिए इसको भी हम चूज नहीं करेंगे। अब हम देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ एजेस क्या है? n-1 है। n क्या है? हमारा वर्टेक्स है, तो यहाँ वर्टेक्स हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 वर्टेक्स है। 8-1 दैट इज 7, ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो टोटल हमको 7 एजेस मिलते हैं। तो क्रुशकॉल एल्गोरिथम से हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड कर सकते हैं। अब इस स्पैनिंग ट्री में सारे एजेस के जो वैल्यूज हैं उसको हम ये लिखते हैं। सी के बीच ये है 1, ई एच के बीच ये 2, ई एफ का 7, ई जी का कितना है? 4 है, टी जी का 8 और ए डी का कितना है? 13। अब इनको वेट ऑफ स्पैनिंग ट्री इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल एजेस। तो यहाँ देखते हैं 1 + 2 + 4 + 7 + 8 + 12 + 13, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको हम ऐड करते हैं, तो ये कितना आता है? 25 आता है। ये 7 + 7 14 और 8 22 और ये 25 + 22 दैट इज 47। तो इस स्पैनिंग ट्री का वेट जो है वो क्या है? 47 है, जो सारे स्पैनिंग ट्री से क्या होगा? मिनिमम होगा। अब हम इसको प्रिज्म एल्गोरिथम से सॉल्व करते हैं। प्रिज्म एल्गोरिथम,
इसके लिए सबसे पहले हम आइसोलेटेड वर्टेक्स को ड्रॉ कर देते हैं। ये सी, ये डी, ये बी, ये ए, ये ई, ये एच, ये एफ और ये जी। इसके बाद हम इसमें टोटल ए बी सी डी ई एफ जी एच 8 वर्टेक्स हैं, तो इसको n क्रॉस n मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच। ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब यहाँ हम वैल्यू पुट करते हैं। ए से ए के बीच एम्प्टी, ए से बी के बीच 15, ए से सी के बीच 14, ए से डी के बीच 13। बाकी सारे ई एफ जी एस से ए जो है वो डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, इसलिए इन्फिनिटी। अब देखते हैं बी और ए के बीच, तो बी और ए के बीच कितना है 15 है। बी और बी के बीच कोई भी कनेक्शन नहीं है, बी और सी के बीच भी नहीं है। बी और डी के बीच भी एम्प्टी इन्फिनिटी आएगा। बी और सी के बीच कुछ भी नहीं है। बी और ई के बीच 12, बी और एफ के बीच इन्फिनिटी, बी और जी के बीच इन्फिनिटी और बी और एच के बीच भी इन्फिनिटी। अब देखते हैं सी और ए के बीच 14 है, सी और बी के बीच कुछ नहीं है, सी और सी के बीच एम्प्टी, सी और डी के बीच भी एम्प्टी, सी और ई के बीच 1, सी और एफ के बीच इन्फिनिटी, सी और जी के बीच 6, सी और एच के बीच इन्फिनिटी। डी से चेक करते हैं, डी और ए के बीच 13, डी और बी के बीच इन्फिनिटी, डी और सी के बीच ये कुछ भी नहीं दिया है, डी और डी के बीच एम्प्टी, डी और ई के बीच इन्फिनिटी और डी और एफ के बीच भी इन्फिनिटी, डी और जी के बीच 8, डी और जी के बीच 8, डी और एच के बीच इन्फिनिटी। ई से चेक करते हैं, ई से ई और ए के बीच इन्फिनिटी, ई और बी के बीच 12, ई और सी के बीच 1, ई और डी के बीच इन्फिनिटी, ई और ई के बीच एम्प्टी, ई और एफ के बीच 7, ई और जी के बीच 4 और ई और एच के बीच ये 2। फिर एफ से चेक करते हैं, एफ और ए के बीच इन्फिनिटी, एफ और बी के बीच इन्फिनिटी, एफ और सी के बीच इन्फिनिटी, एफ और डी के बीच भी इन्फिनिटी, एफ और ई के बीच 7, एफ और एफ के बीच एम्प्टी, एफ और जी के बीच 9 और एफ और एच के बीच ये 11। फिर उसी तरीके से जी से चेक करते हैं, जी से ए के बीच इन्फिनिटी, जी से बी के बीच इन्फिनिटी, जी से सी के बीच 6, जी से डी के बीच 8, जी से ई के बीच 4, जी से एफ के बीच 9, जी से जी के बीच एम्प्टी और जी से एच के बीच ये 5। फिर एच से चेक करते हैं, एच से ए इन्फिनिटी, बी इन्फिनिटी, सी इन्फिनिटी, डी भी इन्फिनिटी, एच और ई ये 2 है, एच और एफ 11 है, एच और जी ये 5 है और ये है हमारा एम्प्टी। अब हम सबसे पहले फर्स्ट रो और वर्टेक्स ए से शुरू करते हैं। यहाँ ये मिनिमम है, तो ये ए और डी हमको एक सब ग्राफ मिलेगा, हम इसको ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करने के बाद इस रो को और डी मतलब फोर्थ रो को इसको हम चेक करेंगे। इसमें जो मिनिमम एंट्री है वो 8 है, तो डी से जी और डी से जी और जी से डी। यहाँ हम ड्रॉ करते हैं, डी से ये जी, ये वाला है हमारा जी, ये इस तरीके से। उसके बाद
जी जो है डी से जी, डी से जी है, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ और ये एट्थ रो। तो फर्स्ट और फोर्थ रो में हमने क्या देखा कि ये 8 जो है मिनिमम है डी से जी। अब हम जी से चेक करते हैं, तो जी फर्स्ट, फोर्थ और 7 इसको चेक करते हैं। तो इसमें मिनिमम 4 है, इसमें क्या है 13 है जो 4 से बड़ा है, इसमें भी 4 से 14 और 15 बड़े हैं। तो जी से हम कहाँ जाएंगे, ई की ओर। तो यहाँ ई से जी, इसको भी ई से जी, मतलब ये हमारा ये है, ये ई से जी को हमने कनेक्ट कर दिया, जी से ई और ई से जी। अब ये वाला फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ और 7, इसमें हम चेक करते हैं मिनिमम लेंथ कौन सी है। तो यहाँ हमारा ये 1 है, तो ई से हम कहाँ जाएंगे, सी की ओर। तो सी से ई, इसको भी हम, तो ई से सी को ज्वाइन कर देते हैं, ये हमारा ई से ये क्या हुआ, सी ज्वाइन हो गया। उसके बाद हम क्या देखते हैं, ये सी, ये सेकेंड रो को भी इंक्लूड करते हैं। अब फर्स्ट रो, सेकेंड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो और 7th रो, इन सब में जो मिनिमम है, तो यहाँ देखते हैं ये 6 है, यहाँ 13 है, यहाँ 2 है और यहाँ जो है यहाँ 5 है। तो ई से एच, ई से ये एच गए, तो एच से ई, ये ई से ये एच। फिर उसके बाद फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 7, 8 सारे रो को चेक करेंगे। तो यहाँ पे ये 14, 15 है, यहाँ 6 है, यहाँ 13 है, यहाँ 7 है, 6 अभी मिनिमम है यहाँ तक, यहाँ 5 है, तो 5 मिनिमम है। तो जी से एच, तो अगर जी से एच को अगर हम कनेक्ट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज्ड सर्किट बन जाएगा, इसलिए इसको हम कनेक्ट नहीं करेंगे। तो जी से एच और एच से जी, इसको हमने कनेक्ट नहीं किया। अब फिर फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 7 और 8th रो में फिर से हम चेक करते हैं मिनिमम लेंथ कौन सी है। तो यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ भी 6 है। तो अगर हम देखें जी से सी, तो जी से सी को अगर हम ज्वाइन करें तो ये क्या बन जाएगा, क्लोज्ड सर्किट। तो जी से सी और सी से जी, ये हमको नहीं लेना है। फिर से हम फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 7 और 8th रो में चेक करते हैं। तो यहाँ जी से हमारा क्या है, जी से एफ, तो जी से एफ ये 9 है हमारा जो मिनिमम है, यहाँ 14 है, 12, 14 और 15 है, तो ये 9 है हमारा। तो जी से अगर हम एफ अगर जाएं तो ये भी क्या हो जाएगा, क्लोज्ड सर्किट। तो एफ से जी इसको भी हमने कैंसिल कर दिया। अब हम देखते हैं यहाँ 7th रो में कोई सा भी एलिमेंट नहीं है, 8th रो में केवल 11 बचा है, 5th रो में हमारा 7 बचा हुआ है। तो ई से अगर एफ की ओर जाए तो ई से एफ, ई से एफ जाने पे क्या मिलेगा हमको, ये इसको हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो ई से 7 ये हुआ और एफ से ई। उसके बाद यहाँ हम देखते हैं 8th में ये 11 है, 11 जो है ये कहाँ है, एच से एफ है। तो एच से एफ को अगर हम ज्वाइन करें तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी क्लोज्ड सर्किट बनाएगा। इसके बाद हमारे पास क्या बचता है, 5th रो। 5th रो में हम देखें तो ये है 12 जो है वो कहाँ जाता है हमारा, ई से, मतलब ई जो है वो कहाँ हमारा ज्वाइन होगा, ई जो है वो सी से, ई जो है हमारा कहाँ ज्वाइन होगा, बी से। तो ये जो है हमारा ये इस तरीके से ज्वाइन होगा। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो प्रिज्म एल्गोरिथम में भी हमने क्या देखा कि टोटल n-1 एजेस हमको मिला है। यहाँ वर्टेक्स कितना है, 8 है,
तो 8 माइनस 1 दैट इज कितना 7 एजेस हैं। इसमें सारे एजेस की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं। ये 13 है, ये 8 है, ई से जी ये 4 है, ई से एफ ये 7 है, ई से एच 2 है, ई से सी 1 है और ई से बी हमारा क्या है 12 है। और इन सब का सम जो है अभी हमने देखा था कितना आया था 14। तो प्रिज्म एल्गोरिथम से भी वही मिनिमल डिस्टेंस आएगी स्पैनिंग ट्री की और क्रुस्कॉल एल्गोरिथम से भी सेम वैल्यू आएगी।